विज्ञान क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो बच्चों, हम फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3। उसमें हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके 2 पार्ट हमने कवर कर लिए थे। तीसरा भाग जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन या त्वरण। तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। और अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाके पिछले वाले वीडियो भी देख लीजिए। और हमने मैथ का बेस भी स्टार्ट किया है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके मैथ का वीडियो देखिए। अब आते हैं इस पे, सरल रेखा में गति। पिछले वाले भाग में हमने पढ़ लिया था ग्राफ के बारे में, ठीक है। ये है वीडियो एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं त्वरण होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालो, त्वरण या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है? बस सुना बहुत है अपन ने बहुत सुना ये कि त्वरण बढ़ गया, त्वरण घट गया, उसका एक्सेलरेशन ये है। तो ये चीज़ एक कॉमन रहती है हम सब में। एक एक्सेलरेटर गाड़ियों में लगा हुआ रहता है, बाइक्स में लगा हुआ रहता है एक्सेलरेशन। तो वो जो एक्सेलरेटर होता है वो यही काम करता है कि एक्सेलरेशन को बढ़ाना, घटाना और कांस्टेंट रखने का काम करता है, इसलिए उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है। अब बढ़ाना, किसको बढ़ा रहा है वो? एक्सेलरेटर ऑन खींचा, क्या बढ़ी? अपनी स्पीड बढ़ी, हम तेज़ी से दौड़े, तेज़ी से गाड़ी चलाई। कम किया, एक्सेलरेटर डाउन किया, गाड़ी धीरे हो गई। तो वो जो वेग को परिवर्तित करता है, वेग को बदल रहा है समय समय पे, कि हमें जैसी आवश्यकता दी, गाड़ी को तेज़ दौड़ाया, गाड़ी तेज़ हो गई। फिर कम किया, स्पीड कम हुई, गाड़ी धीरे हो गई। तो वो जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज ही आपका एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखें कि चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम। ठीक है। तो क्या होता है, यानी कि वेग में समय के साथ बदलाव आपका क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि वेग में समय के साथ बदलाव, या एक डेफिनेशन और है इसकी। वो डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। यानी कि क्या हो गया? वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर या परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अपनी एक्सेलरेशन कहलाता है या त्वरण कहलाता है। ये 2 चीज़ें लिख ली, ठीक है। समझ में आया एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और एक्सेलरेटर का क्या काम होता है कि वह वेग को बढ़ाना घटाने का काम करता है। वो तो हमको मालूम है। तो उसको इससे रिलेट क्या कैसे किया कि वेग में समय के साथ बदलाव। समय तो बदलता रहेगा, समय तो बढ़ता रहेगा, अनस्टॉपेबल है। लेकिन वेग को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसको नोट किया, इसको मैं रफ कर देता हूं। हो गया भाई। अब देखो, अब ये जो कह रहा है इसका हम गणितीय रूप कैसे लिखे? भाई गणितीय कोई ना कोई इसका फॉर्मूला भी होता होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर,
तो जैसे चलो इसको ग्राफ के साथ समझते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। एक्स के साथ हमेशा क्या लिया जाता है? टाइम, टाइम समय। ठीक है, समय लिया जाता है। और वाई एक्सिस के साथ हम क्या लेंगे अब? वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी और समय का ही रिलेशन होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले लेता तो वो क्या हो जाता है? वो आपकी वेलोसिटी हो जाती है। ओके, लेट्स मूव। अब देखो ये क्या कहता है कि कोई एक पॉइंट है, माना कि यहाँ से कोई भी एक इंसान चलना स्टार्ट किया अपनी बाइक को ए पॉइंट से, और बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 थी। फिर उसने एक्सीलरेटर अप किया, खींचा, पुल किया, और सी तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी होगी t2, सॉरी v2। तो मतलब क्या होगा इसमें कि समय तो बढ़ रहा है, समय तो यहाँ पे जैसे t1 टाइम था, यहाँ पे t2 टाइम हो गया, कि यहाँ से वो यहाँ तक गया तो उसकी वेलोसिटी v1 थी। फिर यहाँ से वो यहाँ तक गया तो उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और जो v1 वेलोसिटी थी वहाँ पे टाइम क्या था? t1, और v2 के टाइम t2 टाइम था। ठीक है, ये इस चीज़ में मेरे को लिखना है। तो ये माना कि ये v1 था और यहाँ पे अपनी v2 वेलोसिटी हो गई, ये अपना t1 हो गया और ये t2 हो गया। अब देखो इस लाइन को आगे किया, बढ़ा दिया, इसको भी आगे तक बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इनको मिला दिया, ये लो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे यदि थीटा इसका स्लोप है, इसका, तो ये जो थीटा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अपने एक्सेलरेशन को। कि करने का तात्पर्य ये हुआ कि वेलोसिटी और टाइम के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाता है, यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, तो थीटा एंगल जो बनता है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और स्लोप मैंने बताया था पिछले वीडियो में, स्लोप टेकन बी ऑलवेज टेन थीटा, हमेशा टेन थीटा वाली क्वांटिटी लेनी है, और कोई जो साइन कोस सेक कोट ये नहीं लेना है, ओनली टेन थीटा लेना है। तो ये क्या हो गया अपना? तो एक चीज इससे क्या निकल गई? टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कि ये जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना एक्सेलरेशन को। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। अब ये जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी, तो समय में सॉरी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है कि वेलोसिटी पहले v1 थी तो v2 थी, तो हम उसका परिवर्तन कैसे निकालते हैं? भाई इसमें कितना परिवर्तन हुआ? तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं हमेशा। भाई ये वेलोसिटी आगे जाके बढ़ गई ना, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, और समय के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना। अब देखो एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखे हम? v2 माइनस v1 को क्या मैं डेल v लिख सकता हूँ या dv लिख दूँ? दोनों एक चीज होती है। डेल v लिखा, डेल v, इसको मैं क्या लिख दूँ? डेल t। तो एक्सेलरेशन क्या होता है अपना? एक और फॉर्मूला बन गया कि डेल v अपॉन डेल t, यानी कि रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वो जो रेट बताया मैंने, ये वाला दर, वो हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगी किस दर से वह वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है या समान है। ओके, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। ये हो गया, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख दो, dv अपॉन dt। ओके, तो ये इसके तीनों का एक ही काम है। जैसे आपको कोई भी वेलोसिटी दे दी कि यहाँ से यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ से छोड़ो आप, यहाँ पे उसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और यहाँ पे उसकी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। समय क्या था? यहाँ पे 5 सेकंड थी,
ओके, और यहाँ पे वह 15 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वह सी पॉइंट पे पहुंचता है। कि कोई पिंड या कोई भी आदमी या कोई भी बाइक या कोई भी कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसकी वेलोसिटी होती है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक पहुंचता है। सी पॉइंट पे 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तक पहुंच जाता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 40 मीटर होगी और 15 सेकंड में वह वहाँ पे पहुंच जाता है। तो एक्सेलरेशन बताइए कि उसमें क्या त्वरण था, उसका क्या त्वरण उसका क्या रहा, एक्सेलरेशन उसका क्या रहा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, ये v2 हो गया, ये v1। तो इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको इसमें पुटअप कर दो। तो v2 क्या अपने पास 40 मीटर पर सेक, ओके, एंड v1 इज 20 मीटर पर सेक, ओके, एंड टाइम इज t2 क्या अपने पास 15 सेकंड एंड t1 इज इक्वल टू 5 सेक, ओके। ये अपने पास गिवन है, वैल्यू दे रखी है। इन सभी को करना कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू को पुटअप किया तो 40 माइनस 20 अपॉन t2 माइनस t1, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया ऊपर 20, नीचे क्या बचा 10, तो वैल्यू क्या आ गई 2। फिलहाल अब हमें सवाल उठता है कि सर इसकी यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की इकाई क्या है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत इसकी मैं बता दूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये कहाँ से आई सर, ये भी हमें बताना है आपको, तो ठीक है मैं यहीं पे ही हूँ, बता रहा हूँ आपको। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि A इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, ओके, यानी कि ऊपर वेग है तो इसकी जो ये है dv, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, भले वो चेंज हो लेकिन है तो आएगी तो वेलोसिटी ना, ठीक है। तो ये जो ये इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ओके, अपॉन ये dt है, इस dt की क्या होती है, इसकी सेकंड होती है, ये इसकी सेकंड हो गई, ओके, हो गई। अब देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, शायद आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो मैं हूं यहीं पे, मैं बता रहा हूं आपको कि यदि कोई 1/2 3/4 इस प्रकार से हो, दो भिन्न संख्या यदि एक दूसरे के भाग में हो तो उनको किस प्रकार से करें, दो या तो इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, या फिर 1/2 इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे लिख दो, नीचे वाली को ऊपर, तो ये ऊपर है, ऊपर लेके गए तो 3/4, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4/3। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि 1/2 गुणा 4/3। तो यदि चार संख्या यदि भाग में दे रखी हो, बटा में दे रखी हो, तो बीच वाली दोनों गुणा हो जाएगी और भाग वाली दोनों गुणा हो जाएगी, ओके। या इसको इस प्रकार से कर दो कि 1/2, ओके, और ये जो नीचे है हल में उसको क्या करेंगे, उल्टा लिख के उससे गुणा कर देंगे। तो सेम हम भी इसी में यही करेंगे। तो 1/2 3, अब इसके नीचे 1 लिख दे, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दो वही आएगी, ये नीचे मैंने 4 कर दिया, तो 1/2 गुणा 4/3 आ जाएगा, यानी कि 1/2 गुणा 4/3, या इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो। तो अब देखो मीटर को 1 से गुणा किया और सेकंड को इससे गुणा कर दिया, ठीक है, ये आ गया समझ में। तो फिर अब कुछ नहीं बचा, लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड स्क्वायर, ओके। अब आता है इसका डायमेंशन, इसकी डायमेंशन यानी कि विमा। तो इसकी यूनिट ये हो गई, ओके।
डायमेंशन क्या होगी इसकी कि ये क्या है अपना मीटर है यानी कि लेंथ है, तो लिखो पहले एम एल और टी, ठीक है लिख लिया सर। एम क्या है मीटर है, मास नहीं है ये, मीटर है। अगर आपने विमा वगैरह नहीं देखी है या नहीं जानते हैं तो मैंने दूसरा चैप्टर करवाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको आराम से इत्मीनान से देखिए, शानदार समझ में आएगा, अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है, कभी नहीं बोलोगे। एम क्या है इसमें लेंथ, लेंथ ओके, और से क्या है इसमें टाइम, टाइम है। अब देखो जो मीटर लेंथ है तो लेंथ ये भी घात क्या है इसकी, घात इसकी एक है ना, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और जो सेकंड है इसकी घात 2, लेकिन ये नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है, डोमिनेटर में है, तो उसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी होता है इसका, इस प्रकार से भी इसको लिख देते हैं। वो तो अपनी सहूलियत पे क्या होता है कि हम किस प्रकार से इसको लिखें। तो ये हो गया, ये माइनस की 2 है तो ये माइनस की 2 इधर आ जाएगी और यहाँ पे 0। अगर या तो आप इसको लिखो मत तब भी सही होगा, अगर यहाँ पे अगर m लिखते हो तो उसके ऊपर घात 0 लगाना आवश्यक है, नहीं तो यदि आप इस पर 0 नहीं लगाओगे तो यहाँ पे 1 मानी जाएगी और ये आपकी गलत हो जाएगी, ओके। तो फिर ये आपकी किसकी हो जाएगी, ये आपकी बल की विमा हो जाएगी, फोर्स की। तो यहाँ पे 0 लगाना अति आवश्यक है। एक अब देखो विमा हो गई इसकी, ओके। अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला की एक इसकी दूसरी फॉर्म होती है फॉर्मूले की, वो फॉर्म क्या होती है, इस सबको मैं रब कर दूं। अब हम जानते हैं कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू होता है a, और अब देखो ये जो v है, v की वैल्यू क्या होती है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के सापेक्ष विस्थापन को ही वेग कहा जाता है। v इज इक्वल टू ये होता है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इसमें पुटअप कर दूं, इसमें रख दूं, तो d अपॉन dt dx अपॉन dt हो गया। क्यों? क्योंकि इस v की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी a, ओके। अब ये देखो इनको गुणा कर दिया मैंने, तो ये हो गया d स्क्वायर x अपॉन ये दोनों गुणा हो जाएंगे dt स्क्वायर a, यानी कि इसकी अवकल समीकरण, एक की त्वरण की अवकल समीकरण होगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि आपको विस्थापन दे दिया जाए, कोई भी विस्थापित समीकरण दे दी, तो उसको 2 बार अवकलन कर दो, उसको 2 बार अवकलन करने पे आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब देखो कि 2 बार अवकलन मतलब, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि कि जैसे कोई एक समीकरण है कि a इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है, और आपको समय के, अब आपको क्या करना है इसमें कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कि आपको इसमें त्वरण खोजना है कि त्वरण कितना है, त्वरण निकालना है। तो अब आप पहले क्या करोगे कि एक बार अवकलन करो इसका, पहली बार अवकलन किया इसका कि 3x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8x की पावर 1, क्योंकि 2 - 1 हो जाएगा, और 5x की पावर 1 है तो उसका अवकलन x के सापेक्ष 1 ही होता है, और 3 अचर संख्या इसका 0, ठीक है। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ आगे। तो एक बार तो ये अपना आ गया ds अपॉन dx, एक बार अवकलन ये हो गया। इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे।
अब इसको जितनी बार करेंगे वहां पे लगा दिया जाएगा। अगर 3 बार होता तो यहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6x, क्योंकि 2 में से 1 गया तब 1 बचेगा, प्लस 8। x की जो डिफरेंशियल होता है सब यहाँ पे x है ना, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर t होता तो t के सापेक्ष हो जाता, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 होता है, और ये फिर से कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है। तो ये जो आपका आया है वह एक्सेलरेशन की समीकरण है 6x + 8। क्या है? त्वरण की इक्वेशन है। अभी अगर आपको यहाँ पे कह दे कि x की वैल्यू दे दिया, कि मान लिया x की वैल्यू है आपके पास 6, तो यहाँ पे सीधा ऐसा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 6 × 36 कि 6 + 8 है ना। तो ये क्या हो गया, 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44 मीटर/सेकंड²। तो इस समीकरण से अपने पास ये वैल्यू आई। अगर आपको वैल्यू दे दी, कोई भी कुछ भी वैल्यू दे दी, तो वह वैल्यू इसके अंदर पुटअप हो जाएगी और अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो निश्चित वैल्यू हो जाएगी आपकी 44 मीटर/सेकंड²। वो डिपेंड करता है कि अपनी इक्वेशन कौन सी है और ये क्या आता है। तो समझ गए, 2 बार अवकलन का मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। ओके, ये तो आपको एग्जाम्पल बताया मैंने। लिखना क्या है आपको इसके बाद में कि अतः A = dv/dt, देन, या फिर A = अब इसके बाद में क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि v बराबर होता है dx/dt। देन उसके बाद में ये आ जाएगी। ओके, ये लिखा, फिर ये दोनों आ गई, गुणा किया, ये अपने पास। तो क्या लिखोगे नीचे, अतः त्वरण की अवकल समीकरण, ऊपर इसको समीकरण 1 का नाम दे दो, और ये आपकी 2 जाएगी। चलो सीधा सा 2 कर दिया। अतः समीकरण 2 त्वरण की अवकल समीकरण होती है। ठीक है, एक बार ये उतार लो, मैं हट गया हूं सामने से, इसको मैं मिटा दूं। इंग्लिश वाले इसमें लिख लो कि इक्वेशन 2 इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अतः, यानी कि समीकरण, अवकल समीकरण किस, ये कौन सी है, त्वरण की अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। ओके, हो गया कंप्लीट, मिटा दूं। अब आता है आपका औसत समीकरण और तात्क्षणिक, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो इसके पहले ही मैं लिख देता हूं, अगली हेडिंग डालो, औसत त्वरण, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, औसत त्वरण निकालेंगे। अब औसत त्वरण क्या होता है कि किसी भी यानी कि 1 सेकंड में वह कितना विस्थापित, यानी उसका वेग कितना बदला है, अर्थात कि 1 सेकंड में वेग में जो परिवर्तन हुआ है वह आपका औसत त्वरण कहलाता है। कि 1 सेकंड में
वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहा जाता है। ठीक है, औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ एक होता है, इसके नीचे हेडिंग डालो वापस, तात्क्षणिक त्वरण या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या होता है? ये भी होता है कि चीज वही है, बस इसमें ये वो कि किस क्षण पे, किस स्पेशल टाइम पे, किसी स्पेशल पॉइंट पे उस टाइम उसका त्वरण क्या था। तो इसमें कुछ नहीं होता कि वो डेल वी अपॉन डेल टी, लेकिन इसमें क्या जाती है लिमिट, जो डेल टी टेंड्स टू 0। अर्थात ये मैंने पिछले बताया, अभी बता रहा हूं कि डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि जो डेल टी है वो न के मतलब जो समय परिवर्तन होगा ना, उस समय जिस समय हम माप रहे हैं वो न के बराबर होना चाहिए। तो उस टाइम जो हमने निकाला है वो आपका तात्क्षणिक त्वरण होता है। ओके, ये आपका तात्क्षणिक त्वरण हो गया। ठीक है, परिभाषा इसमें कोई मैटर नहीं करती, लिखना है तो चलो लिख देते हैं इसकी कि किसी विशेष समय पे, किसी विशेष या एग्जैक्ट पॉइंट पे, विशेष या विशेष समय पे या क्षण पे, विशेष समय या क्षण पर औसत त्वरण ही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ब्रीफ मिल गई आपको, क्या होता है औसत त्वरण और क्या होता है तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, इसको, इसका फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं, डेल वी अपॉन डेल टी, ये हो गया कंप्लीट। औसत त्वरण हो गया, तात्क्षणिक त्वरण हो गया। अब इसके बाद में आता है अपने जो गति की समीकरण है उनको डिराइव किया जाता है किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, अगला पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि मैं वो पढ़ाने जाऊंगा तो तीनों समीकरण मुझे करवानी पड़ेगी एक बार में, जिससे कि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और दिक्कत हो जाती है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और साथ साथ हमें यह भी बताएं कि आपने मैथ वाला वीडियो देखा या नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि, और लाइक भी करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, खूब पढ़ो।